गरीब बहू का फैशनेबल ड्रेस पहनने वाला अमीर ससुराल। बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता बिल्कुल पक्का है। अब बहुत जल्द सपना हमारे घर की बहू बन जाएगी। हाँ बहन, हम आज बहुत खुश हैं। कहाँ हम गरीब और आप इतने अमीर। आप इतने फैशनेबल कपड़े पहनते और हम फटे पुराने, पर फिर भी आपने हम जैसे गरीब से रिश्ता जोड़ा। बहन जी, तभी तो कहा जाता है कि जोड़ी भगवान बनाकर भेजते हैं, और ये जोड़ी भी भगवान ने बनाई है। अगर ये जोड़ी भगवान ने न बनाई होती तो क्या हमारे बच्चों का रिश्ता लग पाता? और क्या उस दिन जब आशा मंदिर से आ रही थी तो सपना बहू की मुलाकात आशा से हो पाती? इतना बोलकर विनोद और बाकी सभी लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां आशा अपने पति के साथ मंदिर में पूजा करके जा रही होती है और मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक से आशा का पैर फिसल जाता है। पर तभी सपना मंदिर में पूजा करने के लिए आती है और वो समय रहते आशा को संभाल लेती है। आंटी जी, संभाल कर। आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं आंटी, आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप इधर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठो, मैं आपके लिए पंडित जी से पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सपना आशा को मंदिर की सीढ़ी पर एक तरफ बैठा देती है और जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, पीछे से हाथों में प्रसाद लेकर विनोद वहां आता है। क्या हुआ आशा, तुम्हें चक्कर कैसे आ गई? लगता है टेंशन लेने की वजह से फिर से तुम्हारा बीपी बढ़ गया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? दिखाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ, शायद धूप ज्यादा होने की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया। मेरा बीपी भी बिल्कुल ठीक है और मैं टेंशन भी नहीं ले रही। थैंक यू बेटा, हमारी इतनी मदद करने के लिए। आज इस लड़की ने हमारी इतनी मदद करी और आपने इसके बारे में इससे कुछ पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं आंटी, आपके साथ अंकल है, आप आराम से घर जाना। और अगर आपको अभी कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। सपना, अगर दुनियादारी की मदद कर ली हो तो थोड़ी अपनी बुआ के हाथ पकड़कर सीढ़ी चढ़ा दो। जानती हो ना मेरे जोड़ों में कितना दर्द है, मैं बिना सहारे की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। अब जल्दी से नीचे आ। कोई बात नहीं बेटा, जाकर अपनी बुआ की मदद करो। मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलकर विनोद आशा को वहां से लेकर चला जाता है। 2 दिन बाद आशा विनोद फिर से मंदिर पूजा करने के लिए आते हैं और इस बार भी वो लोग सपना को पूजा करके जाते हुए देखते हैं। उसके बाद आशा सपना के बारे में पंडित जी से बात करती है। अरे क्या बताऊं बहन जी, एक तो बेचारी इतने गरीब हैं, ऊपर से मांगलिक, कहीं शादी ही नहीं हो रही है। मैं तो बस ये दुआ कर रहा हूँ कि बच्ची की शादी अच्छी जगह अच्छे से हो जाए। क्या ये लड़की भी मांगलिक है पंडित जी? फिर तो आप मेरे बेटे का रिश्ता इस लड़की से करवा दीजिए। मुझे लड़की बहुत पसंद है और मेरा बेटा भी मांगलिक है। बस भाई साहब, फिर क्या था, पंडित जी से बात करके हम रिश्ता लेकर आपके घर आ गए। अच्छा, अब हम चलते हैं। इस तरह आशा अपने पूरे परिवार के साथ सपना का रिश्ता अपने बेटे अमित से तय करके वहां से चली जाती है। पर जब इस बारे में सपना की बुआ सुमित्रा को पता चलता है तो वो अपने भाई के घर आती है। भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सपना का रिश्ता बड़े घर में कर दिया, वो भी बिना मुझे बताए। अरे इंसान को अपने पैसे देखकर रिश्ता करना चाहिए। कहाँ तुम लोग इतने गरीब के फटे पुराने कपड़े पहनते हो और बेटी का रिश्ता ऐसे फैशनेबल घर में कर दिया। एक दिन ये उस घर में नहीं रह पाएगी। मेरी मानो, अभी भी अच्छा मौका है, ये रिश्ता तोड़ दो। नहीं सुमित्रा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं तोड़ने वाला। बड़ी मुश्किल से खुद इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए चल कर आया है। वैसे भी मेरी बेटी मांगलिक है, उसकी कहीं शादी नहीं हो रही है। ये जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है और फिर मैं कौन होता हूँ तोड़ने वाला? भैया, बेटी का रिश्ता बड़े घर में लग रहा है, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। पर देख लेना, अगर ये शादी हो गई तो एक दिन पछताओगे। सुमित्रा मुंह बनाकर अपने घर जाती है और गुस्से में बर्तन पटकते हुए खाना बनाती है। ये देखकर उसकी बेटी खुशी उससे कहती है, क्या हुआ माँ, तुम बर्तन क्यों बजा रही हो? अपना मुंह बंद करके बैठ जा, वरना तुझे भी बजा दूंगी। कितनी बार तुझे बोला है मैंने उस सपना की तरफ बंठन के रहा कर। वो फटे पुराने कपड़े पहन कर भी ऐसे बंठन के रहती है कि आज इतने बड़े घर का रिश्ता खुद चलकर आया उसके घर। पता नहीं तेरी किस्मत में क्या लिखा है, पर मैं भी देखती हूँ मेरे रहते हुए इस गरीब की शादी फैशनेबल अमीर खानदान में कैसे होती है। खुशी का रिश्ता बड़े घर में नहीं लगता तो वहीं बिना कुछ किए सपना का रिश्ता एक बड़े फैशनेबल घर में लग जाता है। बस इसी जलन में सुमित्रा इस रिश्ते को तोड़वाने के पीछे लग जाती है तो वहीं सपना भी खुली आंखों से सपने देखती है। दीदी, तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी मेहंदी और हल्दी की रस्म कैसे करूंगी और शादी पर कैसा लहंगा पहनूंगी। मेरे तो ससुराल में सब फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, पर हम तो गरीब हैं। दीदी, जीजा जी भी तो बहुत अमीर हैं, तुम उनसे क्यों नहीं पैसे मांग लेती? आजकल मैंने फोन में देखा है, लड़कियां बड़ा घूंघट करके अकेली लड़के के पास जाती हैं और वो लोग डांस भी करते हैं, काफी सारे फोटोज भी लेते हैं। तुम भी ऐसे ही करना। माना कि बड़े घर में रिश्ता लग गया, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों खुली आंखों से सपने देखो। इंसान को सपने भी अपनी औकात में रहकर देखना चाहिए। और बेटा, तू बड़े घर की बहू बनने वाली है, पर हमेशा याद रखना कि तेरा मायका गरीब रहा है, इसीलिए ससुराल में भी हर चीज बचाकर और जोड़ के रखना।
बड़े घर में रिश्ता लगने के बाद भी शांति अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देती है, लेकिन देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन फिर से आशा अपने पूरे परिवार के साथ शगुन का सामान लेकर आती है। माँ देखो, दीदी के ससुराल वाले आए हैं। अरे बहन, आप सब ऐसे अचानक। नेहा बेटा जल्दी से जमीन पर चटाई लगा दे और सपना तू चाय बना दे। आप सब बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अगर आप लोगों ने बता दिया होता तो मैं पहले से ही सब इंतजाम करके रखता। अरे क्यों भाई साहब, क्यों परेशान होते हैं? ये घर भी हमारा ही है, बताकर क्या ही आना। हम तो यहाँ बस सपना का नाप लेने के लिए आए हैं। सिमरन बहू, अपनी देवरानी का जाकर नाप ले लो, शादी के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। सिमरन मुंह बनाकर अपनी नंद के साथ कमरे में जाती है, जहां वो मुंह बनाते हुए अपनी देवरानी का माप लेती है। पता नहीं तुम जैसी गरीब में माँ जी ने ऐसा क्या देख लिया कि देवर जी का रिश्ता तुमसे तय कर दिया। हम लोगों ने कितना मना किया, पर माँ जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कहाँ हम फैशनेबल कपड़े पहनने वाले और कहाँ तुम गरीब फटे पुराने कपड़े पहनने वाले। सिमरन भाभी थोड़ा सोच समझ कर बोली, अगर माँ पापा को पता चल गया कि आपने इस तरह से छोटी भाभी से बात की तो फिर जानती है ना आपका क्या होगा। सपना भाभी, सिमरन भाभी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं काजल, मैं समझ सकती हूँ। दीदी के कई अरमान रहे होंगे, शायद मेरी वजह से वो टूट गए। पर दीदी आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद मैं आपका दिल जीत लूंगी। फिर देखना, आज आप मुझे ना पसंद कर रही हैं, कल को आप ही हर वक्त मेरे साथ रहोगी। अगर तुम्हें खुली आंखों से सपना देखने की आदत है तो फिर देखती रहो। इस तरह सिमरन अपनी होने वाली देवरानी का नाप लेकर अपने ससुराल वालों के साथ घर जाती है और घर जाकर अपने पति और सास को नाप देते हुए कहती है, सुनिए जी, माँ जी तो मेरी सुन नहीं रही। कम से कम आप तो सोचिए, अगर वो गरीब लड़की इस घर की बहू बन गई तो लोग क्या कहेंगे। माँ जी तो सड़क पर चल रही आवारा लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहती है। उन लोगों को कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। देख लेना आप, शादी और मेहंदी के फंक्शन में हमारी बहुत इंसल्ट होगी। अब भी मौका है, ये रिश्ता तोड़ दीजिए। देवर जी के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। माना कि वो मांगलिक हैं, पर उनके लिए रिश्ते आ तो रहे हैं। सिमरन खबरदार मेरी माँ के खिलाफ गई तो। मेरी माँ ने जो किया है सोच समझ कर किया है। अगर उन्हें लगता है कि सपना हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है तो वो बिल्कुल सही है, समझी तुम? बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बातें करोगी। अगर वो गरीब है तो क्या हुआ, देख लेना एक दिन उसे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो भी अमीर हो जाएगी। हो क्या जाएगी, अब वो इस घर की बहू है तो वो भी अमीर है। इस तरह आशा और रवि सिमरन को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। समय गुजरता है और देखते ही देखते हल्दी का दिन आ जाता है और हल्दी से 2 दिन पहले लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं और सभी को फैशनेबल ड्रेस देते हैं। ये मेरी ड्रेस है माँ, देखो ना मेरी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। और ये आपके लिए साड़ी और पापा के लिए कुर्ता भी है। भाई साहब, इन सब की क्या जरूरत थी? हम लड़की वाले हैं, हमें देना चाहिए था। उल्टा आप हमें दे रहे हैं। हम लोगों की कहाँ ऐसी औकात कि हम फैशनेबल कपड़े पहन सके। अरे भाई साहब, हम अब जमाना पहले जैसा नहीं रहा। हमने सब अरेंजमेंट कर रखा है, सब कुछ हमारी तरफ से ही होगा। कल हल्दी का दिन है, हमने हल्दी कपड़े और सारे शगुन का सामान आपको दे दिया है। बस आपको कल अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ वेन्यू पर आना है। इतना बोलकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद खुशी जलती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ ये लड़के वाले ना सिर्फ अमीर है, फैशनेबल कपड़े पहनते, बल्कि वो उस गरीब और उसके परिवार वालों को भी फैशनेबल कपड़े पहना रहे। मुझे भी ऐसी किसी अमीर घर में शादी करनी है। अपनी बेटी की बात सुनकर सुमित्रा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो सारे कपड़े अपने भाई को दिखाते हुए उससे कहती है, कभी सपने में भी सोचा था आपने आप गरीब लोग ऐसे फैशनेबल कपड़े पहन पाओगे? अरे भैया, आपको शर्म आनी चाहिए। लड़के वालों से महंगे ड्रेस ले रहे हो, सारे पैसे वही लोग खर्च कर रहे हैं। दुनियादारी क्या कहेगा, थूकेगा समाज तुम पर। अगर अपनी बेटी का भला चाहते हो और चाहते हो कि कोई ताना ना दे तो ये रिश्ता तोड़ दो। तुम उनकी बराबरी के नहीं हो। बस बुआ जी, बहुत हो गया। समाज क्या बोलेगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मेरा अच्छे घर में रिश्ता लगा, ये बात हजम नहीं हो रही। अच्छा बेटा, तुझे ये लगता कि तेरी बुआ को तेरी खुशियों से जलन हो रही है? ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। जो करना है करो। अमीर लोग कैसे होते हैं शादी के बाद तुझे खुद पता चल जाएगा। मुंह बनाकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। अगले दिन पूरा परिवार फैशनेबल कपड़े पहनकर मिलने वाली जगह पर आते हैं। साथ ही लड़के वाले भी हल्दी के लिए तैयार हो जाते हैं। भाभी इतनी दूर क्यों बैठी हो? ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है, आप मेरे भैया के पास बैठो। बड़ी भाभी चलो डीजे पर डांस करते हैं। नेहा तुम भी आ जाओ। इतनी अच्छी ड्रेस देने के लिए शुक्रिया। मैं इतनी हैवी ड्रेस में कैसे डांस करूं? मैं तो सही से चल भी नहीं पा रही। जब किसी गरीब को उनकी हैसियत से बढ़कर चीज मिलती है ना, तो वो ऐसे ही कुछ भी नहीं संभाल पाता, जैसे तुम लहंगा नहीं संभाल पा रही। बाहू सोच समझ कर बोलो, कुछ देर में हल्दी की रस्म शुरू है, मेहमान भी आने शुरू हो गए। खबरदार अगर मेहमानों के सामने मेरी होने वाली बहू या उनके परिवार की इंसल्ट की तो।
आशा की डांट सुनकर सिमरन मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल नेहा साथ में डीजे पर डांस करते हैं और कुछ कैमरामैन उन लोगों की फोटो लेते हैं। अब सभी मेहमान भी आ जाते हैं और हल्दी लगाने की रस्म शुरू होती है। बहन, तुम बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। तुम्हें ऐसी बहू चाहिए थी, इसीलिए तुमने 50 से ज्यादा लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया अपने बेटे के लिए। वैसे ये ड्रेस बड़ी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ही शोरू का कलेक्शन है। लगता है लड़की वाले भी तुम्हारी तरह फैशनेबल कपड़े पहनना बनाना जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लड़की वालों का कारोबार भी कपड़ों का ही है? जब आशा अपने सभी पड़ोसन के साथ बातें कर रही होती है तो ये देखकर एक कोने में बैठी सिमरन और सुमित्रा देखकर जल रही होती है। देखते ही देखते हल्दी का दिन बीत जाता है और अगले दिन जब पूरा गरीब परिवार फिर से अपनी मेहंदी की जगह पर आते हैं तो लड़के वाले उन सभी को होटल में बुलाकर उनकी ड्रेस उन्हें देते हैं। सुमन, कहाँ रह गई थी तुम? पता है तुम्हारी वजह से मेहंदी का फंक्शन लेट हो रहा है। जल्दी से मेरी बहू और उसके पूरे परिवार को उनकी ड्रेस दो। नेहा बेटा, ये तुम्हारा गाउन है, बहू ये तुम्हारा लहंगा, और माता जी ये आपकी साड़ी। बुआ जी आपकी भी साड़ी आई है, मैं अभी निकाल कर देती हूँ। सुमन सभी को उनकी ड्रेस दे देती है, जिसके बाद सभी लोग तैयार होकर खुद को शीशे में देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हमारी बेटी कितनी खुशकिस्मत वाली है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी ऐसे घर में जाएगी। सोचा था मैंने भी नहीं था, पर अब मुझे अपने फैसले पर गर्व हो रहा है। अच्छा है जो मैंने अपनी बहन की बात नहीं मानी। हमारी बेटी यहाँ बहुत खुश रहेगी और सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसके सपने पूरे होंगे। वो बचपन से यही चाहती थी कि वो भी महंगे फैशनेबल ड्रेस पहने और आज उसका सपना पूरा हो रहा है। इस तरह सभी लोग तैयार होकर बाहर जाते हैं, जहाँ दुल्हा दुल्हन एक साथ बैठकर मेहंदी लगवाने के लिए बैठते हैं और तभी सिमरन की एक दोस्त कविता उसके पास आकर उससे कहती है, अरे तुम क्यों मुंह बनाकर खड़ी हो? इतनी सुंदर है तुम्हारी देवरानी और काफी अमीर भी लग रही है, वरना ये जगह तो बड़ी मुश्किल से बुक हो पाती है। और ड्रेस तो देखो तुम अपनी देवरानी की, कितनी महंगी फैशनेबल ड्रेस पहनी उसने। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई गरीब फटीचर ड्रेस पहन ले तो वो राजा बन जाता है। पता नहीं मेरी सास को ये गरीब फटीचर इतनी पसंद क्यों आ गई। बिल्कुल सही बात की है सिमरन बहू तुमने। रिश्तेदारी बराबरी वालों से होती है, पर मेरे भैया को कौन समझाए। तुम मेरी भतीजी का जीना हराम कर देना, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की शादी अमीर फैशनेबल ड्रेस पहनने वालों के घर में करवाकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और आज जो ये लोग मेहंदी कपड़े पहनकर खुश हो रहे हैं ना, तब इन्हें अफसोस होगा। माफ करना आंटी, सिमरन तो आपकी भतीजी की होने वाली जेठानी है, पर आप तो दुल्हन की बुआ हैं, फिर भी अपनी भतीजी का इतना बुरा चाहती है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। अगर मैं होती ना सपना की जगह तो आपको अपनी शादी में भी इनवाइट ना करती। शायद इसीलिए आपकी बेटी आज भी कुंवारी बैठी है और आपकी भतीजी इतने बड़े घर की बहू बनने वाली। भगवान सब देखता है। जब कविता सुमित्रा को खरी खोटी सुना रही होती है तो सिमरन भी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और तभी सपना अपनी बुआ को इशारा करके अपने पास बुलाती है और मेहंदी वाली से कहती है, हमारे घर में रिवाज है कि दुल्हन को पहले बुआ मेहंदी लगाती है। बुआ, आप मेरी सबसे प्यारी बुआ हैं। मेरी मेहंदी की शुरुआत आप कीजिए, उसके बाद में आप मेरी मेहंदी पूरी करना। वाह, बुआ भतीजे में कितना प्यार है। आजकल कोई इतनी रीति रिवाज नहीं मानता। कोई नहीं चाहता कि उनकी मेहंदी खराब हो, और तुम हो। चलो कोई बात नहीं, हमारी मेहंदी आर्टिस्ट इस मेहंदी को भी ठीक कर लेगी। बुआ जी लगाना शुरू कर दीजिए। सपना का प्यार और उसकी बातें सुनकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सुमित्रा अपने आंसू साफ करके अपनी भतीजी को मेहंदी लगाती है और अपने भैया भाभी से कहती है, मैं गलत थी भैया, आपने हमारी सपना के लिए बिल्कुल सही घर चुना है। मेरी बहन, मैं बस तेरे मुंह से यही सुनना चाहता था। तू चिंता मत कर, तेरा भाई जिंदा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खुशी का ससुराल भी ऐसा ही हो। इस तरह कुछ ही देर में दूल्हा और दुल्हन के हाथों में मेहंदी लग जाती है, जिसके बाद वो लोग थोड़ी देर डांस करते हैं और कैमरामैन उन सभी को फोटो लेते हैं। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और उस दिन भी सपना काफी महंगा दुल्हन का जोड़ा पहनकर अकेली ब्राइडल एंट्री मारती है और ये देख वहां खड़ी सभी लोग तालियां बजाते हैं। अभी हमारी सपना कितनी अच्छी लग रही है ना, पर मुझे चिंता सता रही, उसकी जेठानी सही नहीं है। दीदी तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी अपनी जेठानी का भी दिल जीत लेगी। देखते ही देखते कुछ ही देर में सपना और अमित की शादी हो जाती है और शादी के बाद सपना अपने ससुराल जाती है, जहां उसका गृह प्रवेश करवाया जाता है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। और पहली रसोई से पहले आशा अपनी बहू के कमरे में पहली रसोई का जोड़ा लेकर आती है। बहू, अब तुम इस घर की बहू हो और हमारे घर का रिवाज है कि सास के द्वारा दी गई ड्रेस पहनकर ही बहू अपनी पहली रसोई करती है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगी ही ना बहू, स्पेशल तेरे पति ने खुद तेरे लिए जो डिजाइन करवाई है। अब जल्दी से पहन कर आ। आशा के घर में सभी फैशनेबल कपड़े पहनते थे और उनका कारोबार भी कपड़ों का ही था, इसलिए आशा अपनी बहू को भी फैशनेबल ड्रेस देती है, जिसे पहनकर सपना अपनी पहली रसोई करने के लिए जाती है। और तभी रसोई में सिमरन आकर अपनी देवरानी से कहती है, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
आखिर खुश तो होगी। कहाँ तुम गरीब फटे पुराने कपड़े पहनने वाली जमीर घर की बहू बन गई और अब तुम भी हमारी तरह फैशनेबल कपड़े पहन पा रही हो, और हमारे परिवार की बदौलत पूरी शादी में तुम्हारा परिवार भी फैशनेबल ड्रेस पहन पाया। जब सिमरन अपनी देवरानी को ताने दे रही होती है तो सपना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना बनाती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और सभी सपना के खाने की काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह सपना, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हें पता है, जब सिमरन की पहली रसोई थी तो भारी ड्रेस होने की वजह से वो अपनी पहली रसोई नहीं कर पाई थी, पर तुम तो सच में लाजवाब हो। सच में सपना, तुमने तो हम सबका दिल ही खुश कर दिया। ऐसे ही थोड़ी ना सपना को अपने घर की बहू के रूप में चुना है, देख लिया ना मेरी पसंद। हमने अगले महीने का सोचा है, पर सोच रहा हूँ कि इससे पहले मैं सपना को अपना कारोबार दिखा दूं। सपना, अगर तुम कुछ समझ आए तो तुम अपनी राय भी दे सकती हो। अब ये गरीब हमारा कारोबार देखेगी और अपनी राय देगी। देवर जी थोड़ा तो सोच समझ कर बोलिए, हमेशा इन्होंने फटे कपड़ों को सिलकर पहना है, भला ये गरीब क्या ही राय दे पाएगी हमें। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला अपनी जुबान को लगाम दिया कर। अमित, तू अपनी भाभी की बातों को दिल में मत लेना। आशा सिमरन को डांट कर चुप करवा देती है। कुछ देर में सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो वहीं अमित भी अपनी बीवी को अपने ऑफिस ले जाता है, जहां वो उसे अपने कारीगर, एम्प्लॉइज, मैनेजर और पूरे स्टाफ से मिलवाता है। साथ ही वो अपने कपड़ों की फैक्ट्री में भी सपना को ले जाता है और कुछ ड्रेस देखकर सपना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कारीगर से कहती है, काका, आपने बहुत अच्छी कारीगरी करी है, पर मेरे हिसाब से अगर हम किसी ब्लाउज का वी नेक देते हैं तो उसके किनारे अगर हम हल्की डिजाइन या एम्ब्रॉयडरी करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ मैं कैसा कह रही हूँ। ड्रेस को देखकर सपना के दिमाग में आइडिया आता है और वो उसी वक्त एक पेपर पेन लेकर कारीगर को गला डिजाइन बनाकर देती है। इस पर कुछ ऐसी कारीगरी करना, फिर देखना ये ड्रेस कितनी सुंदर लगती है। सपना, तुम्हारी पसंद तो सच में बहुत अलग है। वैसे मैं तुम्हें यहाँ अपने लिए कुछ ड्रेस पसंद करवाने के लिए लाया था। अगले महीने हमें हनीमून पर जाना है, तो तुम्हें जो भी वेस्टर्न ड्रेस पसंद है तुम पसंद कर लो। सच बताओ तो अमित, यहाँ रखी सारी ड्रेस बहुत सुंदर है, पर मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रही। मेरी बचपन से सपना था कि मैं सिंपल, बाउंसी और कुछ अलग तरह की ड्रेस पहनूं। अगर मैं कुछ कपड़े डिजाइन करके बताऊं तो क्या यहाँ के कारीगर वैसी ड्रेस बना देंगे? हाँ सपना, तुम आराम से बैठकर कुछ ड्रेस डिजाइन कर लो, तुम्हारे लिए वैसी ड्रेस बन जाएगी। क्या सच में? आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था शादी के बाद मैं सिर्फ फैशनेबल ड्रेस पहन पाऊंगी, पर अब लग रहा है फैशनेबल ड्रेस बनाकर मैं अपने गरीब मायके वालों को भी फैशनेबल कपड़े पहना पाऊंगी। नेहा बहुत खुश होगी जब मैं उसके लिए फैशनेबल कपड़े लेकर जाऊंगी। ये सुनकर सपना काफी खुश होती है। कुछ देर में वो अपने पति के साथ घर आती है और कमरे में बैठकर पेपर, कलर, पेंसिल लेकर कुछ कपड़े डिजाइन करती है और अगले दिन सारे डिजाइन डिजाइनर को, कारीगर को देती है। मैडम, आप डिजाइनर हैं क्या? आपने तो बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन करी है और ऐसा एक भी कलेक्शन नहीं है हमारे शोरूम में, मॉल, फैक्ट्री और दुकान में। ये सबसे अलग और यूनिक है। हमेशा सिमरन मैडम को हमसे शिकायत रहती है कि हम कुछ नया नहीं कर पाते। इस बार उन्हें हमारी ड्रेस से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, बचपन से ही डिजाइन करने का बहुत शौक रहा है। खाली समय में यही सब करती थी, पर पता नहीं था कि कभी ये काम आ जाएगा। सच में सपना, तुम्हारा जवाब नहीं। हनीमून आने के बाद मैं खुद तुम्हारी ड्रेस लॉन्च करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी ड्रेस बहुत बिकेगी। फिलहाल हमारे हनीमून की कुछ ड्रेस तैयार कर दो, अभी तुम्हें हनीमून के बारे में सोचना चाहिए। ड्रेस का डिजाइन देखकर अमित और सपना घर आ जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और सपना की हनीमून ड्रेस बनकर घर आती है, जो ड्रेस पहनकर सपना सबके सामने आती है। भाभी, आप इस ड्रेस में गॉर्जियस लग रही हो। कहाँ से लिया आपने ये ड्रेस? क्योंकि ये ड्रेस हमारे शोरूम की तो नहीं है। काजल, मेरी तरह तुम्हें भी धक्का लगने वाला है। दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि ये ड्रेस हमारे शोरूम की है और इसे सपना ने खुद डिजाइन करवाया है। मैं नहीं मानती। जिस गरीब ने कभी अच्छे कपड़े नहीं देखे, वो इतनी अच्छी ड्रेस कैसे डिजाइन करवा सकती है? हाँ बहू, तो जैसी लड़कियां किसी भी चीज पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगी, पर मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। वैसे कल तुम दोनों की फ्लाइट की टिकट है, जाकर तैयारी शुरू कर दो। हनीमून नहीं जाना क्या? जाना है माँ जी, और मैं सारी तैयारियां भी कर लूंगी, पर एक ड्रेस है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। मैं अभी पहन कर आती हूँ। सपना जल्दी से दूसरी ड्रेस पहनकर अपनी ससुराल वालों के सामने आती है। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। बहू, तुझ पर तो सारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अब बाहर जाकर बहुत मजे करना। अब जाकर पैकिंग शुरू कर दो। आशा के कहने पर सपना अपने पति के साथ कमरे में जाती है और अपनी कुछ महंगी फैशनेबल ड्रेस पैक कर लेती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी हनीमून के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं आज जब 1 महीने बाद सिमरन अपने शोरूम में जाती है तो उसकी नजर एक प्यारे से गाउन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अपने स्टाफ से कहती है, ओह माय गॉड, ये ड्रेस कितनी प्यारी है। अब लग रहा है ना कि तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो। वैसे ये ड्रेस अभी तक लॉन्च तो नहीं हुई है ना? अगर नहीं हुई तो इसे मैं खुद लॉन्च करूंगी। हाँ मैडम, क्यों नहीं, मैं अभी इसे बाहर निकलवा देती हूँ।
सिमरन को वो इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उस ड्रेस को निकलवा लेती है और अगले दिन मॉल में कुछ रिपोर्टर्स को बुलाती है। साथ में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए होते हैं जिनके सामने वो ड्रेस पहन कर जाती है, लाइव कॉन्फ्रेंस मीटिंग देती है। हमेशा की तरह इस बार भी हमारा ब्रांड ही सबसे आगे होगा। ये अब तक का सबसे नया और लेटेस्ट ड्रेस है जो हमारी कंपनी ने बनाया है। मैडम, हम सभी ने देखा है आपने जो कलेक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, पर ये अब तक की सबसे हटके और यूनिक ड्रेस है जो आपका ब्रांड लॉन्च करने वाला है। क्या आप हमें बताएंगे कि आपको किसने दिया? ऐसे आइडिया खुद ब खुद नहीं आते, कई सारी मीटिंग होती है, मेहनत होती है, मैं अपने हर स्टाफ की सुनती हूँ, उनकी राय लेती हूँ, तब जाकर ऐसी चीज लॉन्च कर पाती हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले महीने तक इस ड्रेस के और भी पीस बनकर तैयार हो जाएंगे, फिर आप सभी को हर मॉल, शोरूम और दुकान में देखने को मिलेंगे। सिमरन का ये इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है। कुछ ही दिनों में उसकी ड्रेस वायरल हो जाती है और एक हफ्ते बाद जब सपना और अमित घर आते हैं तो सपना अपनी वायरल ड्रेस देखकर काफी खुश होती है और शोरूम से लेकर हर छोटी दुकान में उसकी ड्रेस बिक रही होती है। और तभी सिमरन इतराते हुए सपना को वो ड्रेस दिखाते हुए सभी परिवार के सामने बोलती है, ये लास्ट पीस बचा कर रखा है मैंने, तुम्हारे लिए स्पेशल रखा है। देख लो मेरा टैलेंट। इस ड्रेस को मैंने लॉन्च किया और बनाने वाली टीम मेरी है। मेरी टीम ने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर काम किया है। भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस ड्रेस पर आपकी टीम ने नहीं बल्कि सपना ने मेहनत करी है। ये डिजाइन और ड्रेस सपना की है, आपकी टीम ने तो बस बनाया है क्योंकि मेरी टीम खाली नहीं थी। नहीं दीदी, मेरी ड्रेस वायरल नहीं, आपकी मेहनत वायरल हुई है। हर शोरूम, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक हर छोटी बड़ी दुकान में ये ड्रेस इसीलिए इतनी पसंद की जा रही है क्योंकि इसके पीछे आपने मेहनत करी। मैंने तो बस आइडिया दिया था, आपकी टीम ने मेहनत की, इस ड्रेस को बिल्कुल वैसे बनाया जैसे मैंने कहा। थोड़ी सी भी गलती नहीं की और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था इस ड्रेस को पहनकर। मैंने आपका लाइव इंटरव्यू देखा था। ये सब आपकी मेहनत का फल है। एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर देवरानी के दिमाग में नए नए ड्रेस के आइडियाज आते हैं तो जिठानी उस ड्रेस को लॉन्च करना बहुत अच्छे से जानती है। सारी मेहनत सपना की होने के बाद भी सपना सारा क्रेडिट अपनी जिठानी को दे देती है, जिस वजह से सिमरन का मुंह बंद हो जाता है। और अगले दिन सिमरन देखती है कि सपना उसकी कुछ स्टाफ से बातें कर रही है। मैडम, पिछली बार जो आपने हमें आइडिया दिया था वो ड्रेस बहुत ज्यादा बिक रही है, आप वैसे ही कोई नया आइडिया दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं इसी के लिए तो आई हूँ। आज लग रहा है मुझे कि मेरा सपना पूरा हुआ। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं खाली समय में ड्रेस डिजाइन करती थी और मैं सोचती थी कि मेरे पास कोई जादुई पेंसिल हो और मैं जो भी ड्रेस बनाऊं वो मेरे सामने आ जाए। पर शायद मेरा सपना कुछ इस तरह से पूरा होना था। सपना, अब जब तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है तो क्यों ना हम दोनों मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे जेठ जी ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली। अगर तुम्हें ड्रेस को लेकर यूनिक आइडियाज आते हैं तो लॉन्च मैं करती हूँ। तुम मानोगी नहीं, पर हमारे शोरूम, मॉल, जितने भी ड्रेस हैं वो सारे मैंने ही लॉन्च किए और सक्सेसफुल भी हुए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ड्रेस इसी तरह से लोगों में पसंद की जाए तो मेरा साथ देना पड़ेगा। इस तरह सिमरन के दिल से भी सपना को लेकर सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जिठानी मिलकर काम करते हैं और उनकी कारोबार इसी तरह चलता है। और एक समय ऐसा आता है जब सपना के ससुराल वाले उसको भी अलग से उसका शोरूम खोल कर देते हैं और सपना अपने शोरूम का खुद उद्घाटन करती है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की मदद की वजह से ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो तुम मेरा करो, क्योंकि तुम्हें आइडिया तो था ड्रेसों का, पर उसे पहनने का बिल्कुल भी सेंस नहीं था। एक बार तुम अपना ड्रेसिंग सेंस देखो, कितना चेंज आ गया है तुम में। हाँ दीदी, आपके बिना तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाती। अरे, सारी बातें बाहर ही कर लोगे, अंदर चलकर पूजा भी करोगे। जब तक पूजा नहीं हो जाती शोरूम में काम कैसे शुरू होगा। आशा के कहने पर पूरा परिवार शोरूम के अंदर जाते हैं और पूजा करते हैं। कुछ ही देर में शोरूम में काम शुरू हो जाता है और अब सपना का खुद का एक अलग शोरूम होता है और वो भी अब अपने ससुराल वालों की तरह बन चुकी थी और काफी फैशनेबल कपड़े भी पहना करती थी। और अब वो जब भी अपने मायके जाती है तो अपने घर वालों के लिए फैशनेबल कपड़े लेकर जाती है। दीदी, ड्रेस तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, शादी के बाद तो हमारे दिन ही बदल गए। इतना बोलकर नेहा अपनी बहन के गले लग जाती है और अपने मायके वालों को खुश और अच्छे कपड़े पहनते देख सपना को काफी अच्छा लगता है।